अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं रुखशान मीर। प्रोग्राम में आज की अहम खबरों पर हम तफसीलन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले के बाद बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा गया है कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D की झैली शिक्कें 1 और 2 कल अदम करार दी जाती हैं। आर्मी एक्ट का सेक्शन 59/4 भी कलअदम करार दे दिया गया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक फौज की तहवील में मौजूद तमाम 102 अफराद के ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होंगे। 9 और 10 मई के वाकयात के तमाम मुल्जिमान के ट्रायल मुतफ़िका फौजदारी अदालतों में होंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में होने वाले किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि आर्मी एक्ट की दफात कलअदम होने पर जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसला महफूज है। फौजी अदालतों में ट्रायल पर तमाम जजेस मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई है। फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुनाया, जिसमें जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे। अब इस पर बहुत से सवालात इस फैसले पर जन्म लेते हैं कि जो मुकदमा चेयरमैन पीटीआई पर बनाए गए हैं वो उन मुकदमात का मुस्तकबिल क्या है, वो मुकदमात अब किन अदालतों में सुने जाएंगे और जो माजी में सिविलियंस के मुकदमात अगर मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए गए तो उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी। शुएब शाहीन साहब माहिर कानून और पीटीआई चेयरमैन के वकील प्रोग्राम में हमारे साथ, आरिफ चौधरी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे एतजाज एहसन साहब, उनसे भी हम इस पर कानूनी राय उनकी लेंगे। सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, मैं आपका सर रुख करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है कि आज के फैसले से इमरान खान पर बनाए गए मुकदमात का क्या मुस्तकबिल है, जिसमें साइफर का मुकदमा है, 9 मई के मुकदमात है, जीएच के ऊपर हमले का मुकदमा है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी क्या हैसियत है आपसे? इमरान खान के खिलाफ तो पहले भी कोई एविडेंस नहीं है। ऑलरेडी फरोख फरीद बलोच साहब इसमें ऑर्डर कर चुका है। और जी शुएब शाहीन साहब, देखिए इमरान खान के खिलाफ तो पहले भी कोई एविडेंस नहीं है। ऑलरेडी फरोख फरीद बलोच साहब इसमें ऑर्डर कर चुका है। और जीएचक्यू वाले हमला केस में भी लाहौर हाईकोर्ट अर्बन बेंच भी फैसला दे चुका है। लेकिन आज का फैसला भी बहुत तारीखी अहमियत रखता है। सिविलियंस का ट्रायल आदमी के जरिए हो ही नहीं सकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये तारीख में बड़े सुनहरी रूप से लिखा जाएगा और इसके जरिए जो इमरान खान साहब को ये मिलिट्री ट्रायल के जरिए बंद करना चाहते थे या उनके खिलाफ को प्रोसीजर करना चाहते थे या जो नीयत भी थी, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेनिफिशियल है और अच्छा। अरे शुएब शाहीन साहब, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केसेस हैं, जिस तरह से साइफर वाला ये मामला है या इसके अलग भी कुछ मुकदमात दर्ज हुए हैं, खा वो टीवी इंटरव्यूज या टीवी में की गई गुफ्तगू के हवाले से हों, इन मुकदमात की कहां पर सुनवाई अब हो सकती है? ये भी सिविल कोर्ट्स में चलाए जाएंगे सर? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात भी अगर तो वो सिविलियंस के मुकदमात हैं तो वो भी सिविल कोर्ट में जाएंगे। नॉर्मल जो कोर्ट्स हैं उनमें जाएंगे। उनको बुनियादी हुकूक हासिल है, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है। लिहाजा उनके खिलाफ भी मिलिट्री या कोर्ट मार्शल के जरिए ट्रायल हो रही। ठीक है शुएब शाहीन साहब, हमारे साथ ही कुछ और भी अहम सवाल आते हैं और बिलखुसूस आपसे ये पूछना है कि अगर आपकी मुलाकात हुई है पीटीआई चेयरमैन से तो क्या वो खबरें दुरुस्त हैं जो मंजर-ए-आम पर आ रही है कि उन्होंने जेल में बैठकर तमाम तर जलसा देखा है और उस पर कमेंट्स भी किए हैं? जिस तरह से एक सहाफी ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। मैं शुएब शाहीन साहब आपके पास आता हूं। आरिफ चौधरी साहब, सर ये आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अब अगला लाहेअमल क्या होगा? जो केसेस ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स में जा चुके हैं या जाने वाले हैं उनको किस तरह से शिफ्ट किया जाएगा? आरिफ चौधरी साहब। देखें, बहुत शुक्रिया आपका। जहां तक केसेस के शिफ्ट करने का ताल्लुक है वो तो जाहिर है कि उन्होंने ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो बेइंतहा तकलीफ दे था पूरी कौम के लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि आपके केसेस जो है फौजी अदालतों में ट्राई नहीं करने और आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि जनाब फौजी अदालतों में केसेस ट्राई नहीं हो रहे और साथ ही साथ आप फौजी अदालतों में केस ट्राई भी कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा बर वक्त फैसला करके
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की, उन बेगुनाह लोगों की और मासूम लोगों की जिंदगियां बचा ली, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत भी बचा ली इस फैसले से। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में अब बहुत कुछ हो रहा है और उस पर जितना भी तबसरा किया जाए वो कम है, और खास तौर पे अदालतें उसकी जद में हैं, और अदालतें जो है उन्हें अपना वकार बचाना इस वक्त मैं तो समझता हूँ बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। तो इस ऐसी हालत में अगर अदालतें इस तरह का फैसला कर दें जो उन्होंने किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उनकी एक सुनहरी लफ्जों में जिस तरह शायद शहीन साहब ने कहा ये लिखा जाने वाला फैसला है। तो जहां तक रिकॉर्ड का ताल्लुक है, रिकॉर्ड तो देखिए ना, पुलिस में चालान मुरतब करने होते हैं, तो पुलिस के पास वो सारा रिकॉर्ड है। तो तरीकेकार तो यही होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है, जो जिसे पुलिस फीड करती है, प्रोसिक्यूशन दौरान जो है बाकायदा वो केसेस तैयार, उसमें रिकॉर्ड सारा मुरतब करना होता है। तो वो रिकॉर्ड जो है वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में चला गया था वो वापस आ जाएगा। और मेरा जो ख्याल है वो दहशतगर्दी की अदालतों में शायद ये केसेस चलाएं। सर मैं आपसे आरिफ शोएब साहब ये जानना चाहता हूं कि अब फौज की तहवील में जो 102 अफराद हैं, फैसले के मुताबिक तो आर्मी कोर्ट्स में अब इसकी प्रोसीडिंग नहीं होगी, मुतल्लका फौजदारी अदालतों में इन केसेस को शिफ्ट किया जाएगा। ये किस तरह से सर शिफ्ट होंगे, क्या इसका दौरानिया है, और फिर दोबारा कभी अब वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, यहां से हाई कोर्ट्स में फैसला होगा? सर ये मामला समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जो शॉर्ट ऑर्डर है उससे तो सारी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकती, लेकिन एक बात जो हमारी सबके ज़हन में आनी चाहिए वो ये है कि जब सिविलियन का ट्रायल, इसका हुक्म आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, और मुतल्लिका जिन शिकों का आपने हवाला दिया उनको उन्होंने खालिद करार दे दिया, तो उसके बाद तो फिर कोई जस्टिफिकेशन रह नहीं जाती। तो ये जस्टिफिकेशन तो पहले भी नहीं थी, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये अमेंडमेंट के जरिए सिविलियन के ट्रायल को बनाया गया था कि वो हो सकता है फौजी अदालतों में, आईनी अमेंडमेंट के जरिए। और वो आईनी अमेंडमेंट जो थी वो सनसेट क्लास के तहत खत्म हो चुकी थी, और उसके बाद अब एक सिंपल लेजिस्लेशन जो हर जगह मैं समझता हूँ की जा रही है, और जिसकी अदरवाइज भी कोई लीगल जस्टिफिकेशन, आईनी जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जहां आइन आता है वहां आम कानून जो है वो मगलूब हो जाता है। यहाँ उन्होंने ये कर दिया, पिछली जो नाम याद पार्लियामेंट थी, कि आइन को मगलूब कर दिया और जो आम लेजिस्लेशन थी उसे गालिब कर दिया। तो इसलिए ये जो केसेस है, जैसे मैंने अर्ज किया, आइंदा भी कभी नहीं हो सकेगी। खतरा सिर्फ ये है कि आप अगर वो अपील वाली जो प्रोविजन है वो अगर आ जाती है और अपील हो जाती है, और जिस तरह के बेंच बनाया गया और उस पर पहली सतह पे ये मुझे तो अजीब सी बात एक लग रही है, कुछ खटका भी है कि 5 रुकनी बेंच जो है वो तो फारिग हो गया। अब अपील अगर होगी तो उसमें जाहिर है ये 5 रुकनी बेंच तो नहीं होगा, तो बाकी जो है लार्जर बेंच होगा, और उसकी कंपोजिशन जो है वो आप जरा देख सकते हैं। तो उसमें ऐसे जज साहबान भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जनाब अगर बार बार वो गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें करने दें, आप ऐसा ब्लैंकेट कवर किस तरह किसी मुलजिम को दे सकते हैं। तो इस तरह की सोच भी मौजूद है, और इस सोच के साथ आइंदा आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बात जो कुछ अभी हुआ है उस पर हमें इतराना नहीं चाहिए, लेकिन खुश जरूर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आइन का कुछ हिस्सा बचता है, और अगर जिस तरह का इस वक्त ऑड्स नाट है, इसलिए अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपकी अदलिया कहीं कहीं आपको उम्मीद की कोई रोशनी देती है, तो मैं समझता हूं कि उस यानी दिए को वो जो किसी ने कहा था कि आप अंधेरे का शिकवा करने की बजाय अपने हिस्से का चिराग जो है वो जलाते चले जाओ। तो अगर कोई शख्स या अदालत में बैठा हुआ जज अपने हिस्से का चिराग रोशन कर रहा है, तो मैं समझता हूं हमारे लिए वो काबिल कदर है और इस्लाम का मुस्तक है। ठीक है शोएब शाहीन साहब, मैं इससे मिलता जुलता सवाल ही रखूंगा आपके सामने। अब केसेस भी 2 तरह के हो सकते हैं। बाजों का जिस तरह से हमारे सामने शहबाज गिल साहब वाली एग्जाम्पल थी, जो उन्होंने एक टीवी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू की और बाद में उन पर केसेस बने, या पीटीआई चेयरमैन के साथ जितने मामलात हुए, इस तरह के जो केसेस हैं क्या वो भी सिविल कोर्ट्स में चलेंगे, या इस पर भी मिलिट्री कोर्ट्स कोई एक्शन ले सकती हैं, या माजी में जो इस तरह के केसेस चल रहे हैं उनकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं, वो खत्म हो चुके हैं? सर क्या कहेंगे? ये खत्म हो गया ना, आज से ये फैसला आ गया है। अब ये आम नॉर्मल कोर्ट्स में ये जाएंगे,
وہاں جو بھی مقدمات ہیں اور جس انداز سے ہیں وہاں عقیدیں بھی ہوں گی اور وہاں ایویڈنس بھی آئے گی اور اس ایویڈنس کے اوپر جرا بھی ہوگی اور قانون کے مطابق پروسیڈنگ ہوگی اور جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری آٹومیٹکلی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, آپ کی ملاقات ہوئی پی ٹی آئی چیئرمین سے آج کل میں؟ خبریں کچھ سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر تمام نون لیگ کا جلسہ دیکھا ہے, پھر ایک صحافی کے مطابق انہوں نے ہر جملے پر کامنٹس بھی پاس کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ جلسہ تھا یا اس پر انہوں نے تنقید کی. آپ کی کوئی گفتگو ہوئی؟ آپ چونکہ رابطے میں رہتے ہیں, وکیل ہیں ان کے ساتھ. اس سے میری ابھی تک بات نہیں ہوئی, میری بات نہیں ہوئی, لیکن بدترین قسم کا جلسہ تھا. پوری مشینری استعمال ہوئی, ریاست کے مجرم کو ریاستی ادارے اس طرح پروٹوکول دے رہے تھے کہ جیسے ان کے سامنے باندھی بن کے کھڑے میں ہوں. یہ ریاست کے لیے سب سے بری ایک مثال قائم کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پوری ریاستی ادارے استعمال کر کے بھی اگر وہ ایک عام قسم کا جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. میڈیا باقی ادارے اس طرح اس کو پروٹوکول دے رہے تھے جیسے وہ کشمیر فتح کر کے آئے ہو یا فلسطین آزاد کرا کر آئے ہو. بھائی کرپشن کا مال لے کر وہ یہاں سے گیا, ڈیل کر کے گیا, ڈیل کر کے واپس آیا. ایک ڈیلر کو لیڈر تھوڑا ہوا کرتا ہے. تو اس طرح سے اس کی کیا حیثیت ہے پبلک میں؟ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور جس کے بچے باہر, جس کا کاروبار باہر, جس کی پراپرٹی باہر, جس کا جینا مرنا باہر, جس کی یہاں صرف اس لیے آئے آ کر کے اقتدار حاصل کر سکے, تو اس کو لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھ گئے اس کی کوئی پبلک میں سے نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب. عارف چودھری صاحب, اب چونکہ جلسے کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے, جلسہ جس طرح سے شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ یہ ایک جو بھی ان کے الفاظ سے آپ نے سنے ہیں, میں سر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اب چونکہ الیکشنز میں 2 نہیں تو 3 مہینے میں ملک داخل ہونے والا ہے, تو کوئی قانونی راستہ اب کوئی ریلیف یا کوئی لینینسی پی ٹی آئی کو بھی مل سکتی ہے اگر سپریم کورٹ کوئی ایسا ڈیسیجن دے تو کہ وہ بھی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ سب کچھ کر سکتی ہے. آج جو فیصلہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے, کیونکہ جس طرح وہ سوچ رہے تھے, یعنی کہ جس طرح وہ سوچ کے فیصلہ کرنے والے تھے, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ لمحوں میں ٹرائل مکمل کر کے انہیں تحس نحس کر دیا جائے, سزا سنا دی جائے, نااہل قرار دے دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نااہل قرار دینے والی کارروائی تو ابھی بھی انہوں نے کرنی ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک بات بڑی واضح ہے کہ کبھی دنیا میں کوئی چیز اس طرح مانگے سے نہیں ملی. اس کے بارے میں بڑا زبردست ایک شعر ہے ظفر اقبال کا کہ حق وہ ہے ظفر چھین لیا جائے جو بڑھ کر, یہ پھیلے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے لیے تھے. دیکھیں, اگر آپ ہاتھ یوں پھیلائیں گے کہ جناب رعایت کو دے دیں تو کسی نے رعایت نہیں دینی. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ستم ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ایسا ملک جس میں شہباز شریف 16 مہینے پورا یعنی ساری تباہی کر کے گیا, اور وہ یہ بل جو دکھا رہا ہے وہاں دکھا رہے ہیں اپنے نواز شریف صاحب, یہ سارے کے سارا انہی کا کارنامہ ہے, انہی کے دور کے بل ہے جن پہ لوگ رو رہے ہیں, اور انہی کے دور میں اتنی مہنگائی ہوئی, ظلم ہوا بے انتہا. اور جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی معصوم بچے تک کو نہیں چھوڑا. یعنی جہاں ان کی یعنی باپ بیٹی کی محبت دکھائی گئی ہے, ہمیں کوئی شک نہیں, میری بیٹی کا نام بھی مریم ہے, میں اس پہ کوئی تکلیف والی بات نہیں مجھے کہ وہاں اسٹیج پہ اس طرح کا منظر دقت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اسی طرح کی مریم اور اسی طرح کی صنم جاوید اور اسی طرح کی خواتین جو ہے وہ ساری کی ساری جیلوں میں سڑ رہی ہے, جس کی کبھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اگر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آپ کو پمفلٹ نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا. فیصل چودھری صاحب نے ہمیں عارف صاحب جوائن کیا, ماہر قانون فیصل چودھری صاحب, شکریہ. سر آج جو یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, سائفر اور یہ 9 مئی کے مقدمات اب کس طرح سے شفٹ ہو گئے, کیا پی ٹی آئی چیئرمین کو ریلیف مل سکتا ہے یا کوئی آسانی پیدا ہوگی ان کے لیے آپ کی نظر میں؟ سر سائفر کا کیس تو عام عدالت میں چل رہا ہے, وہ تو ملٹی کورٹ میں چل نہیں رہا ہے, آفیشیل اسپیشل کورٹ ہے, تو وہ تو کہیں ٹرانسفر ہونا نہیں ہے. اور دوسرا ملٹی کورٹ میں جو ٹرائل ہے ان کا عمران خان صاحب کا تو ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا,
बेसिकली ये जो फैसला आज आया है ये तो पहली दफा तो नहीं आया, ये सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल है या सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है, ये कैन करेक्ट नहीं 97 या 99 में भी ये कोर्ट्स कायम की गई थी और तब भी इनको जो है वो कहा गया था कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो नहीं किया जा सकता। 21वीं तरमीम पे करनी पड़ी थी लेटली अभी, जिसमें 2016 में शायद 17 में, और उसमें जो है वो जो दहशतगर्द है उनका ट्रायल किया गया था, तो उसको मेजोरिटी ने अपहोल्ड किया था। लेकिन काजी फाजिल साहब ने और जस्टिस मकबूल बाकर साहब दोनों जज साहबान ने वो आईनी तरमीम को रद्द किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये नहीं किया जा सकता, इवन आइन में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल किया जाए या उनको फौजी अदालतों में मुकदमे चलाया जाए। तो ये जो आज का फैसला है ये वो रिपीट मैं कहूँगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने कायम की है इसको रिक्रिएट किया गया है, यानी उसका आधा किया गया है। और पहले भी जो अदालतें हैं सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसको बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी दे चुकी है। आज एक तासुर दिया गया जैसे ये सेपरेट जजमेंट है वो भी बाद में दूर हो गया, या फरीदी केसेस है या फरीदी साहब ने जो सिविलियन सब कोर्ट मल्टी कोर्ट में ट्रायल है उसको तो उन्होंने एंडोर्स किया है कि वो नहीं होना चाहिए। गालिबन जो दो शिके हैं उनको कदम करा देने पे वो उन्होंने अपना फैसला महफूज रखा है कि वो उस पर शायद अपनी रीजन देंगे, तो वो एक और बात है, वो टेक्निकल बात है। तो बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इस लिहाज से मैं खुशाइन समझता हूँ कि मैं आम अदालतों पे सिविलियंस का ट्रायल होना जरूरी है। मिलिट्री जो पर्सनल है वो तो ज़ाहिर मिलिट्री कोर्ट का सब्जेक्ट है, वो वहाँ पे करें। और इसी तरह से एक ब्रिगेडियर 1978 में MB समथिंग थे, उनका भी केस था, उसमें भी ये कहा था कि आप नहीं जा सकते, सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में हो सकता। तो इस लिहाज से ये ठीक फैसला है और उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप जो मिलिट्री से मुताल्लिक लोग हैं उनका तो बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट मार्शल करें, वेल सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉज। लेकिन आम जो लोग हैं उनका जो मुकदमात है वो आम अदालतों में चले तो भी बेहतर है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, और आरिफ चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, और सारा बानो साहब हमारे साथ मौजूद होगी और राना अजीम साहब हमें ज्वाइन करें। जलसे के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है कि जलसे में हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल हुआ ये जहांगीर तरीन साहब का था, और जो मुख्तलिफ एंगल से तनकीद इस पर की जा रही है, जरा हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, और आरिफ चौधरी साहब कानूनी माहिर साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू आपने यकीनन सुना होगा, और उस इंटरव्यू के अलावा भी आज तो वो निकले हैं अवाम में भी, और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने कुछ बयान जारी किए हैं कि 9 मई के मुकदमात में जितने लोग बेगुनाह मुलव्वस हैं वो इस वक्त गिरफ्तारी में हैं या अपने घरों से दूर हैं, जो भी उन पर हालात है उनके लिए आम मुआफी का मुतालबा मैं कर रहा हूं, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया है। सर, इस हवाले से कानून क्या कहता है, किस तरह से केसेस ये खत्म हो सकते हैं उन पर, और कौन इसका फैसला करेगा? देखिए, कानून तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप जिस तरह केसेस आपने बनाए, आप अगर विड्रॉ करना चाहें तो कोई ताकत नहीं है जो रास्ते में रुकावट हो। और आपने जो कानून से मावरा भी देख लिया कि आपने न सिर्फ कानून बनाया बल्कि कानून के तहत कानून की खिलाफ वर्जी पर सजा दे दी, और वो शख्स जो था वो सजा याफ्ता जो था उसको आपने बाहर भेज दिया। उसके बाद फिर 4 साल उसने मौत की, और उसके बाद फिर आपने हाथों पे उठा के इतना बड़ा इस्तेमाल करके पूरी स्टेट टू स्टेट मशीनरी जो है उसे इस्तेमाल करके आप ले आए, और कोई कसर नहीं आपने छोड़ी। हर चीज सामने नजर आ रही है और आप ले आए। तो इस तरह मैं समझता हूं कि कानून में तो पूरी गुंजाइश मौजूद है, और ये तसव्वुर जो है ये पूरी दुनिया में तसव्वुर है कि आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। अगर तो वाकई ये कोई हुआ
इस तरह और इसके साथ दर्द किसी को मौजूद है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए दर्द होना चाहिए। और पाकिस्तान की ये सारी चीजें जिनको भी आप निशानियां, ये पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अहम नहीं, सबसे ज्यादा यानी तुझे नहीं ते मैं भी नहीं, और तुझे है ते मैं भी हाँ, अल्लाह दी सो प्यारे वतना तेरे नाम और मेरा नाम। इस नाम को अगर आपने जिंदा रखना है तो लोगों को मारना नहीं है, लोगों को बर्बाद नहीं करना। लेकिन सर जो भी हुआ इंतहाई अनफॉर्चुनेट तो था, ये तो सब तस्लीम कर रहे हैं। बताना तो एक दफा था ही अवाम को कि ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। अवाम को भी बता दिया और हर जगह तो पूरा आप तो देखे ना, शेख रशीद ने जो बात की, क्या उन्होंने कहा जी जुमे के खुतबे में भी इसका जिक्र कर दे कि इसको शामिल कर दे। इससे ज्यादा तंज क्या हो सकता है इस बात पे? भाई कौन है जो हम पाकिस्तान के दुश्मन है? ये लोग जो है पीटीआई वाले, ये पाकिस्तान के दुश्मन है? कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, ये सारे के सारे पाकिस्तानी है। अब बात यह है कि जो भी हुआ उसकी तो कि इसलिए मैं ये इसे स्वीपिंग स्टेज पे दे रहा हूं कि चूंकि हमने उसकी कोई तहकीक नहीं करवाई। हाँ, अगर जुडिशियल कमीशन बनता, उसकी तहकीक करवाई जाती और ये डिटरमिन होता वो सारे सवाल जो उठे थे हर तरफ से कि पुलिस क्या कर रही थी और ऐसा वकूबा क्यों होने दिया गया, ये सारा कुछ डिटरमिन करने के बाद अगर वो कमीशन ये फैसला करता कि वाकई ये प्लानिंग पीटीआई के लोगों की तरफ से थी, उन्होंने वकूआ किया है, फिर उसकी सजा बनती थी। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ और ये सारे का पॉलिटिकल जो आपने क्राउड बनाने की कोशिश किया और जो सारा उसमें श्राउडेड है, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि शक का फायदा अवामुल नास को देकर आगे बड़े लोगों, यानी पाकिस्तान के हालात जो है, यानी अगर आप बड़े मुजरम को माफ कर सकते हैं तो ये तो बेचारे छोटे छोटे लोग हैं, इनको आप क्या करता है इनके साथ, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम होगा अगर हम पाकिस्तान में अमन और शांति और इस तरह आगे सफर को आगे चला। राना अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफी है इन्वेस्टिगेटिव जराना साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। सर ये नून लीग ने 21 अक्टूबर को जो जलसा किया, बड़ा अजीम शान जलसा किया है और नून लीग इसका क्रेडिट भी ले रही है कि लोग मुल्क भर से इस्तकबाल के लिए आए मियां साहब के। लेकिन कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जिसमें सवार होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसा का पहुंचे वो जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर था, लेकिन ओन चौधरी को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फिर दौसा शेख अवान साहबा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ओन चौधरी साहब के अपने तल्लुकात और हमसाया है वो उनके मॉडल टाउन के रायशी वगैरह वगैरह। सर ये हेलीकॉप्टर किसका था, आपकी क्या इत्तलात है? देखिए ये हेलीकॉप्टर जो आपने कहा है बिल्कुल उन्हीं का था और ओन चौधरी जहां तक तल्लक है कि मॉडल में उनके करीबी हैं, उनके मोहल्लेदार हैं, सारा कुछ है। पहली बात है मियाँ साहब तो माल्टोन में रहते नहीं, वो तो जाती उमरा में रहते हैं। नंबर एक, मियाँ शबाशी साहब जो है वो आपको पता है वो भी माल्टोन में नहीं रहते। तो ये तो एक ए टीम उसके बाद बी टीम जो तरीके से काम पाकिस्तान है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब अलीम खान साहब सदर बने तो उन्होंने पहला ऐलान किया था कि हमारे दोनों अफराद जो है वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन तक वजारतें नहीं छोड़ी, आखिरी दिन तक उन वजारतों पर वो कायम रहे। उसके बाद उन्होंने बाकी चीजें कही कि उस पर अमल होगा नहीं होगा। ये तो बड़ा क्लियर हो चुका है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जहां से लेकर ओन चौधरी और नून लीग सब एक है और ये सारे जो है एक सियासी जमात को खत्म करते करते खुद खत्म हो जाएंगे। जहां तक आपने बात की है एक बहुत बड़ा जलसा, कौन कहता वो जलसा बना था? मुझे एक बात बता दें, पूरे पंजाब से सिर्फ आप 360 मेंबर्स ले लें, अरकान असेंबली कौमी और सूबाई डाल के, सब इतने लेने ज्यादा ना ले आप। अगर उनके तमाम हलकों से 200 लोग निकल के आए तो जो तादाद सरकार ने बताई है वो उससे भी ज्यादा बन जाती है। तो फिर लाहौरिया किधर गए? जो 2.5 करोड़ लाहौरिया है उनमें से अगर 2% भी आए तो 5 लाख बन जाते हैं, उससे ज्यादा बन जाते हैं। वो तो है नहीं। ये सारा एक शो था, आपने देखा, सबने देखा। मैं हल्फन कहता हूं, मैं मौके पे मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को पैसे देते हुए, मैंने देखा कि लोग चीखते रोते हुए, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा सारा कुछ। हम सब अगर ये शो बना था तो आज इन्हें चाहिए कि बाकी सियासी जमात को, किसी जिस सियासी जमात को ये समझते हैं कि ये इतनी ज्यादा नहीं है, उसको भी दें ताकि खुल के सारी चीजें सामने आ जाए। यानी आप समझते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग ने मिलकर ये जलसा किया है, ये क्लियर बात है? नहीं, ये तो 17-18 पार्टियों ने मिलकर किया जी। खाली एक आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना करें।
یہ تو بہت سب نے مل کر ایک کے خلاف جلسہ کیا، بس میں آپ کو یہ بتا دوں. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے؟ پیپلز پارٹی ابھی شامل تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی دعائیں ضرور شامل ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، اگلا کیا لایا بل ہوگا نون لیگ کا؟ کیا لگتا ہے اب الیکشن کیمپین میں اگر جا رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب پھر پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، شہباز شریف صاحب پنجاب میں ہوں گے؟ میں جی آپ کو خبر دے دیتا ہوں، جی نہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اور سب سے بڑا جسے کہتے ہیں پیچھے سے چھری مارنی ہے، چھڑا مارنا یا کوئی چیز روکنی، وہ شہباز شریف صاحب کریں گے. نواز شریف صاحب کسی دور میں بھی کسی صورت میں بھی وزیر اعظم کی دور میں شامل نہیں ہے. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں. جس دن الیکشن ہوگا سارا کچھ ہوگا. آپ بھی اس میرے آج کے نقطہ نظر کو سامنے رکھیے گا اور اب آپ خود کہیں گے. پہلے مجھے بتائیں کہ قانون میں آپ کتنا انصاف کو بیچیں گے، یا انصاف کو کتنا طاقتور کے آگے جھکائیں گے، کس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی سزا معطل ہو جائے گی، اوکے، باقی چیزیں ہو جائیں گی، اوکے، لیکن جو نااہلی ہے اگر یہ 5 سال کی مدت وہ بھی رکھتے ہیں جو ان کی کورٹ سے منظور ہوئی ہے، تو میاں صاحب نے قید کاٹی ہے 1 سال 4 سال انہوں نے آرام کیا ہے لندن میں. پوزیشن جیل قوانین کے مطابق انہیں 4 سال جیل کاٹے تو پھر 5 سال کی بنتی ہے. تو کس طرح میاں صاحب تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے ہیں؟ تو یہ اب صرف ایک کہانی چلے گی. کہانی کے چلنے سے پہلے تو الیکشن ہونے کو ہی نہیں. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن الیکشن کوئی نہیں ہو رہے. یہ بات آپ دیر میں رکھتے ہیں. کس کو بنائے گی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ پھر؟ نون لیگ کے بعد پرائم منسٹر ہے ہی کوئی نہیں. نون لیگ مجھے ایک بتائیں، ہم نے آپ کس طرح یقین کر لیں گے کہ نون لیگ کا ہی پرائم منسٹر آئے گا؟ چلے مجھے یہ بتا دیں. سر یقین تو نہیں کر لیں گے، لیکن ظاہر اب حالات تو ان کے لیے سازگار ہو رہے ہیں. جس طرح سے آپ خود فرما رہے ہیں کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کا جلسہ بھی ساروں نے مل کر کروایا ہے، اور میاں محمد نواز شریف بڑے کانفیڈنٹ ہیں، پارٹی ساری ان کی. 15 نومبر کے بعد جب آپ پروگرام کریں گے نا، پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ 15 نومبر تک کیا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. عارف چوہی صاحب، باہر قانون ہے، آپ کا جو سوال ہے ان کے سامنے رکھ دیتے. عارف چوہی صاحب، نااہلی پھر کس طرح سے ان کی ختم ہوگی میاں محمد نواز شریف کی؟ سر نااہلی صرف اس صورت میں ختم ہو سکتی ہے اگر 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ آئے وجود میں، اور وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنا پارلیمنٹ کے ذریعے. میرے خیال میں یہ ان کے بس کا روک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ نااہلی کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو یعنی آئینی فیصلہ ہے. آئینی فیصلہ جو ہے اس کو آپ بالکل آئین کی حیثیت ہے، اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو میجورٹی چاہیے 2/3 میجورٹی کی. جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن، ماتحت قانون سازی جو ہے، اسے قانون جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کے سادہ اکثریت کے ساتھ پاس کیا ہے، تو سادہ اکثریت کے ساتھ آپ اس طرح کا قانون جو ہے وہ آئین کے اوپر بالا تر نہیں بنا سکتے. اس لیے جو قانونی اور آئینی راستہ ہے وہ تو میاں صاحب کے لیے نہیں ہے. اور عظیم رانا صاحب بہت صحیح بات کر رہے ہیں کہ ان کے یہ ساری کی ساری ڈرامہ جو سجایا جا رہا ہے وہ یعنی بہت تیز آدمی ہے شہباز شریف. یعنی جس طرح کی وہ کھیل کھیل رہا ہے، بنیادی طور پر ساری صورتحال اس نے واضح کر دی ہے کہ جناب میاں صاحب تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس طرح ناراض تھے، آپ کے خلاف تھے، میں جا کے انہیں منا کے لے آیا ہوں، اور پھر یہ سارا اب کیونکہ میاں کا کلاؤڈ جو بھی تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی شہباز شریف کو چاہیے، کیونکہ شہباز شریف میاں کی مخالفت کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تو نہیں چل سکتا، مریم نواز کی مخالفت کے ساتھ. تو اس لیے یہ سارے کا سارا سلسلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ساری جو فیصلے کی حد تک معطل ہونے میں کوئی مجھے شک نہیں نظر آتا. میں نے تو بلکہ کل ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ جج صاحبان جو ہیں ان کے گھر جاتی بڑا نہ پہنچ جائے فیصلہ لے کر کے حضور ہمیں آپ کو کوئی ضابط کا ہو، ہم آ گئے ہیں، یہ فیصلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. لیکن اس کے باوجود آئین ہے، اور اس کے تحت جو سزا ہو چکی ہے اس سے بچنا. اور نااہلی جو ہے وہ 5 سال والی نااہلی جو ہے وہ کبھی سپرسیڈ نہیں کر سکتی اور بائی پاس نہیں کر سکتی جو تاحیات نااہلی سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے.
सर, ये इस तरह हालात जिस तरह से आप अब बता रहे हैं, कभी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के लिए भी थे, उस वक्त नून लीग वाले कहते थे कि ये अदालतों के लाडले हैं और इनको रिलीफ दिया जाता है, कहीं जजेस इनके पास ही ना चले जाएंगे। तो पहले जब नून लीग थी इस तरह से दीवार के साथ लगाई गई बज़ाहिर, तो उस वक्त करते रहे इस तरह से। राना नज़ीम साहब, मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, इलेक्शंस के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता डेट दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो नजर आ रहा है आपको कि इलेक्शन हो रहे हैं जनवरी में? नहीं जी, इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहे, और इस पे मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, इलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। और नंबर 1 तो इलेक्शन नहीं होंगे, नंबर 2 मैं आपको ये बता दूं, इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा, इलेक्शन फिर भी नहीं होंगे। तो उसकी क्या वजह सर? वही इलेक्शन करवाने नहीं, हमने इलेक्शन उस सूरत में होंगे जब इनको एक बात का यकीन कामिल हो जाएगा कि इमरान खान को या पीटीआई को हम हरा सकते हैं। अब पीटीआई को हराना अभी तक तो इनके बस में नहीं है। गली मोहल्ले चौक चौराहों पे आप चले जाएं, लोग इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो आपको बड़ा सिंपल सी बात एक बताई है कि मुझे से एक बात बता दें कि ये जो जलसा हुआ है, इसी जलसे को ले लें, क्या इस जलसे की बुनियाद पर ये इलेक्शन जीत सकते हैं? मुझे आप पाकिस्तान के किसी एक हल्के में बता दें जहां पर ये कह दें कि अब इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। किसी वक्त में था, इनके पास आखिरी पत्ता था, वो था मियां नवाज शरीफ का, वो इन्होंने खेल दिया। मियां नवाज शरीफ भी पंजाब की हद तक जो है वो ठीक आप कह सकते हैं, लेकिन जब एक और जमात जिसको आप बंदे सलासल करके रखा है, जब वो निकलेगी बाहर, जब उसका वोटर बाहर निकलेगा, 5 करोड़ 60 लाख के करीब जो वोटर है वो यंगस्टर वोटर है, जो आप शायद अपने फैमिली में से बड़े की बात ना माने, उनके जहन बन चुके हैं। तो आप किस तरह आप उसको चेंज करेंगे? ये इलेक्शन एक तो होंगे नहीं, इलेक्शन ये टोको कह रहे हैं कि उस वक्त करें जब बिल्कुल इनको नजर आए कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल 0/0/0 हो गई है, और जितना ही उसको दबाएंगे उतनी वो मजलूमियत उनमें आएगी और उतना वो तेजी से आगे जाएंगे। ये बड़ा क्लियर और साफ सी बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, काने के इलाके में आप उनको जलसा नहीं करने देते, गली चौक मोहल्लों में आप उन्हें जलसा नहीं करने देते, घरों के अंदर आप कानून मीटिंग नहीं करने देते। अगर मियां साहब के आने के बाद जितना आज मरी मुझे प्रोटोकॉल मिला है, इस तरह लगा है जैसे शहनशाह पाकिस्तान वहां पे पहुंच गया है, पूरा प्रोटोकॉल उसे दे दिया गया, हर चीज दे दी गई है। तो फिर आप किस तरह समझते हैं कि ये मामला जो है ये इतने मुतमिन है कि इलेक्शन करवा ले होंगे? कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। मियां साहब ने क्या पूरी तकरीर में इलेक्शन का जिक्र किया है? मियां साहब की पूरी तकरीर में मुझे एक लफ्ज बता दें जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए चाहते हम इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं, आप तैयार हैं, या हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप तैयार है? कोई ऐसी बात मुझे बता दें। इसलिए नहीं की कि मियां साहब को भी इस बात का इल्म है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। और आप देख लीजिएगा, जनवरी में इलेक्शन नहीं है, जनवरी में नहीं है तो फरवरी में भी नहीं है। मार्च में वैसे रमजान शरीफ शुरू हो जाना 11 मार्च को, और जब 11 मार्च को रमजान शरीफ शुरू हो गया, अप्रैल में जाके रमजान शरीफ खत्म होना है, तो फिर जो चीज जनवरी से आगे चलेगी, फिर तो सियासी जमातें भी कहती हैं कि फिर तो उसे भूल जाए। तो भूल जाने वाला ही हिसाब है इस वक्त सियासी जमातों के बदले। दूसरी बात आप ध्यान में रखिएगा, हालात बदल जाते हैं। अगर नवाज शरीफ एक हाजिर सर्वस आर्मी चीफ साहब के प्यारे को हाईजैक करवा सकते हैं और उन्हें भारत में उतरने का कह सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, और उन्हें माफी मिल सकती है, और वो उसके बाद वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वो उसके बाद जब इक़्तिदार में भी आते हैं, उनकी पार्टी भी रहती है, तो बाकी जो लोग हैं आपका क्या ख्याल है, उनके लिए रास्ता नहीं बनेगा? बिल्कुल रास्ता बनेगा। जरा थोड़ा सा इंतजार करें सर, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़े से इंतजार की मैं आपको। राना नज़ीम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आरिफ शोरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सायरा बानो साहब आमाद होंगी, साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में जंग जारी है और यह सवाल उठाया जा रहा था कि अमली तौर पर पाकिस्तान का जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, बिलखुसूस ओवैसी मेंबर जो हैं, वो अमली तौर पर फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए कब मंजर-ए-आम पर आएंगे और किसी ना किसी तरीके से वो अगर जंगी महाज पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। खबर ये मौसूल हुई है कि गजा के मसलूम फलस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और पहली इमदादी खेप रवाना कर दी गई है। गजा के मसलूम फलस्तीनी मुसलमानों के लिए इमदादी सामान की पहली खेप जो है वो रवाना हो चुकी है। मौसम सरमा के लिए खुसूसी तौर पर तैयार 1000 खैमे, 4000 कंबल, 3 टन अद्वियात और रोजमर्रा की जरूरियात पहली खेप में शामिल हैं।
पाकिस्तान सिविल सोसाइटी और NGOs की मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतियात जमा करने की मुहिम अब जोरों शोर से जारी है और ये अवामी एहतियात भी जल्द गजा रवाना कर दिए जाएंगे। इमदाद की पहली हंगामी खेप से गजा के परेशान हाल बेघर अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। इसराइल की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम, मजालिम और जो बरहना जारहियत है उसके खिलाफ फलस्तीनियों की मुसल्लिमा कानूनी जदोजहद की पाकिस्तान भरपूर हिमायत करता है और आलम इस्लाम के शाना बशाना डट कर खड़ा है। आज 15वां रोज है फलस्तीन के मुसलमानों पर और गजा के जो अनआर्म्ड सिविलियंस हैं उन पर बमबारी की जा रही है, उन पर मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और जिस तरह से हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया चंद रोज कबल और अस्पतालों को निशाना बनाया गया चंद रोज कबल, अब उन्होंने ऐलान किया है कि हम मजीद अस्पतालों को टारगेट करेंगे क्योंकि यहां पर हमास के जंगजू मौजूद होने का खदशा है और हमें ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है। ये इसलिए खुफिया एजेंसी की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया है। तमाम तर जो मनाजिर हैं इतने दिल खराश और तकलीफ दे हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अब पाकिस्तान और दूसरे सामने वाले कमली तौर पर भी मंजर आम पर आए हैं। ये खुश आइंद इक़दाम है। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि मियां मोहम्मद का 21 अक्टूबर का जलसा कितना कामयाब है और जो वो अपनी तकरीर के अंदर गुफ्तगू करते रहे कि अपने सियासी मुखालिफिन को अब दोबारा से किसी किस्म का इंतकाम नहीं उनसे लेना चाहते और वो अब इलेक्शंस के मूड में जा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी का जिक्र किया, उन्होंने मवाजना किया माजी के अपने दौर के बिजली बिलों से और आज के बिजली बिलों से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले, यानी उन्होंने एटमी धमाकों की तरफ इशारा किया। सारा बानो साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है। मोहतरमा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की तकरीर को किस तरह से देखते हैं अगर आप एनालाइज करें, और जो उन्होंने कहा कि हम तो एटमी धमाके करने वाले हैं 9 मई वाले नहीं, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है आपकी बातों को, जो पहले कह रहे थे उसको भी जवाब देती हूँ। उन्होंने कहा हम 28 मई वाले, अभी परसों ये सुना ही था तो फिर वो मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एक जो क्लिप है जो आजकल वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि ये तो 1984 में हो चुका था और जिस वक्त ये पाया तकमील तक पहुंचा था उस वक्त वो भट्टी में स्क्रैप वगैरह जला रहे थे, कुछ ऐसा मैंने सुना था। ये आप सुन रहे हैं? जी, अब्दुल कदीर साहब का है इंटरव्यू, बिल्कुल उन्होंने इस तरह कहा। वो तो उन्होंने ऐसे ही कहा था, तो वो तो फिर अब ये क्या बात हो गई है, तो ये प्रोजेक्ट कोई और कंप्लीट करे और उसके बाद आप भागम भाग अपनी तख्ती लगाकर उसके ऊपर फीता काट लें। उसकी मिसाल पाकिस्तान का K3 मंसूबा है तो वो होना उसका इनोवेशन जनवरी में था, लेकिन बस थोड़ा देर हो गई, ये भाग के इन्होंने वो कर लिया, इसमें वो कोई नहीं। और आपने कहा कि उस तकरीर को कैसे देखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पूरा मीडिया, हम सब लोग, मतलब इतनी जल्दी हम लोग इस चीज को हजम कर लेते हैं। भैया वो अदालतों से सजा याफ्ता है, आप एक कैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं उस तकरीर को कैसे देखती हूँ। मैंने कल भी एक सवाल किया था कि क्या जेल के किसी और कैदी को ये सहूलत मुयसर है कि वो बाहर निकल के जलसा भी करे और अपना लाया अमल बना सके। ठीक है, जिनको बियानिया एयरपोर्ट पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर वो जो बता रहे हैं कि भाई जी तुसी वाला बयानिया बढ़ाओ, जिनके पास अभी तक बयानिया नहीं है, जो पूरी गारंटी लेकर इस मुल्क में आए हैं, अपने भाई की 16 माह की हुकूमत में उनका आने की हिम्मत नहीं हुई, आप वो फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, वो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे। खुदा कीजिए। बहुत सारी चीजों के पहले मैं भी सोचा करती थी, लेकिन ये जो हालात देखे, स्पेशली ये जो 16 माह और उसके बाद ही अभी जो निगरान वजीर आजम जो आज काकर साहब ने जिस तरह के इरशादात फरमुदात फरमाए, उसके बाद से तो मेरा किसी चीज पर भी वो कितने के यकीन भरोसा उठ गया। और 21 अक्टूबर को जिस तरीके से इंसाफ और कानून का कत्ल हुआ, जिस तरीके से अदालतें भागती हुई वहां पर गई, जिस तरीके से निगरान हुकूमत के वो प्रोटोकॉल मिला और CPO साहब दिल तो उनका कर रहा था कदमों में लेटने को, लेकिन उन्होंने सलूट पे इत्तफा किया। जिस तरीके से मोहसिन नकवी और गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आला की गुफ्तगू आजकल चल रही है, उसमें किस चीज को किस तनाजुर में देखूं और आपको क्या बताऊं। सब कुछ तैयार है, जब सब ने फैसला कर ही लिया कि आप और मैं 25 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़े, इनकी राय अहमियत रहती है, तो फिर बहस ही फजूल है।
ठीक है। अच्छा, एक खबर ये भी थी कि हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन साहब का ओम चौधरी साहब साथ मौजूद है। इस्तेकाम पाकिस्तान जो कि एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आने वाली सियासी जमात है, उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी जलसे को कामयाब बनाने के लिए। आपको भी लगता है कि जो पीडीएम जमातें हैं वो भी नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं और जलसे को कामयाब बनाने में उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं, जलसा कामयाब क्या बनाना, अगर आप अपनी फ्लोर मिलों, शुगर मिलों के बेचारे लोगों को क्या कहते हैं, नौकरी का डरावा धमकावा देकर जलसे में लेकर आते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बाकी जिस वक्त ओम चौधरी और नुमान नंगयाल को इस्तीफा देने से मना किया था, वो तो उसी वक्त ही समझ आ गया था कि उनका झुकाव किस तरफ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तो खुद को इतना इस्तेकाम मिल नहीं सका। और बाकी मजे की बात यह है, जनूबी पंजाब की तरफ में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, जैसे मिलर्स वाली भी उसी जनूबी पंजाब से बड़ा इश्तेहार चीमा, तो ये फिर तरीन हेलीकॉप्टर सर्विस भी वहीं की है। वो हमारे इलाके के हैं, लोग ट्रांसपोर्टर ही हैं। अच्छा, उन्होंने सब मिल के ये किया है जलसा? सब लेकिन मुझे आप खुद ही दिल पे बता दीजिए कि वो जलसा था और जिस किस्म का क्राउड जिन बेचारों को लाया गया, और वो मैं कहती हूँ कि सही वो कहते हैं कि ये कौन सा दिमाग है कि आप वहां पर आके 1 to 5, मैं कहती हूँ कि लीडर के पीछे कोई लालच तो नहीं होती कि अगर लोग आते हैं तो जोक आते हैं। 1 to 5 जन्नत के टिकट, बिरयानियां, उम्रे के टिकट, हनीमून पैकेजेस, तो ये सब देने के बाद लोग आ जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा मैडम, जो उन्होंने तकरीर की उसमें वो बिजली का बिल भी लेकर आए, उन्होंने बिजली के बिल पर भी गुफ्तगू की, पेट्रोलियम कीमतों पर भी की उन्होंने गुफ्तगू। उन्होंने ये भी कहा अपनी तकरीर में कि रोटी मेरे दौर में इतने की थी, आज इतने की है। तो सारे इकोनॉमिक क्राइसिस जी साथ भाई खड़े थे, मेरा भाई होता तो रख कर एक चमाट लगाती। अपने लोगों को ये देखो, ये है जिसने 16 महीने में तबाही मचा दी। 150 से 3 होकर पेट्रोल चला गया, डॉलर कहाँ चला गया। वो अपने दौर का बिजली का बिल लेकर आए थे तो मुझे बता देते, मैं मुशर्रफ दौर का बिजली का बिल लेकर आ जाती, मुशर्रफ दौर का पेट्रोल का वो प्राइसेस का वो लेकर आ जाती। ये क्या बात हुई। आप अयूब खान के दौर में चले गए, 2 पैसे की रोटी थी। भाई आप ये बताते हैं, आप बिजली का बिल लेकर आए, यानी कि आईपीपी गोल कर गए। आईपीपी जो आपने डॉलर्स पे महंगे रेट्स के ऊपर उनको कहा हुआ है कि बेटा ये कौन सा पैसे हमारी जेब से जाने, बिजली बनाओ, खर्च हो ना हो हम खरीदेंगे। आईपीपी का जिक्र नहीं है, बिजली का बिल कैसे कम करेंगे। आपके उनके पास ऐसा कौन सा वो कुलिया है जिससे वो बिजली का बिल और ये सारी महंगाई कम हो जाएगी। आप बताइए ना, क्या ईरान से मायदा हो जाएगा कि स्मगलिंग वाला तेल अब लीगल तरीके से आएगा और लोगों को इतना मिलेगा, या आईपीपी से मायदा खत्म कर देंगे और वो क्या कहते हैं उसमें वो जो हरजाना भरते हैं अपने स्विस अकाउंट से पैसे लेकर आएंगे। क्या करेंगे ये खाम में वापिस से वही कहते हैं कि वही बातें सुनने वालों में तो किसी ने सुनी भी नहीं और ना कोई इतना इन पर यकीन था। होम्योपैथिक से बयानिया था, लग रहा था कि बोल नवाज शरीफ रहे हैं लेकिन सोच और जुबान शहबाज शरीफ साहब की है। वो है ना, बोल हम रहे हैं मगर बोल लेकिन शब्द हमारे हैं, तो वो शब्द किसी और के थे, तो वो ऐसे ही बस होम्योपैथिक से बयानिया था। तो आपका क्या आखिरी सवाल है आपसे, आपका क्या इस हवाले से एनालिसिस या मशवरा नून लीग को, फिर अब अगर नवाज शरीफ में तो फिर किसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाना चाहिए? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, ये कि कोई खेल है पूरे 25 करोड़ में या बाकी पार्टीज में कोई है ही नहीं। इनकी पार्टी में भी क्या कोई और इतने सीनियर लोग थे क्या, वो नहीं थे, क्या था इन्हीं को वो करना है। और दूसरा एक पार्टी को कुचल के, मतलब ये इन्हीं तीनों की बाजियां लगनी है, इन्हीं तीनों की बातें लगनी है। मशवरा ये था कि अगर वो आके वापस अदालत जाते, इसलिए कि वो तो जेल जाते, जेल से गए थे ना, तो उनका सियासी कद काट बढ़ता। ये इन्होंने बाकी सियासतदानों पर भी धब्बा लगा दिए कि जो भी सियासतदान आते हैं उसको बैसाखी चाहिए होती है। यानी कि अगर अब वो अपनी सीट्स भी लेते हैं, कुछ उनके हल्के हैं, तो उसको भी शक की निगाह से देखा जाएगा कि ये भी दिलवाई गई है, और यही होता है, इसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, सायरा बानो साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खत्म हो रहा है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।